अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता जो है, यह एक क्या है, आनुवांशिक घटना है, जहां कोई भी एलील यानी जीन का रूप क्या होता है, एक दूसरे पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है। होता क्या है कि आनुवांशिकी का एक नियम है ना, जिसमें ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, दो प्रयोग किए थे, एक गुण को लेकर के और दो गुण को लेकर के, जिसमें उन्होंने एक गुण को लेकर के क्रॉस किया था तो उसे एक संकरण क्रॉस कहते हैं, और जब दो गुण को लेकर के क्रॉस किया था एक समय में तो उसे द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। इसमें आनुवांशिकी का क्या नियम है, इसमें दो जनक के बीच अगर संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाता है। इसके बजाय दोनों लक्षणों का एक इंटरमीडिएट या नया गुण लक्षण प्रकट हो जाता है। मतलब प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराया जाता है, दो शुद्ध गुण वाले पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में वही गुण दिखता है जो शक्तिशाली होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि जो पेरेंट्स के लक्षण होते हैं वह शो ना करके कोई एक तीसरे गुण लक्षण शो करने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मिराबिलिस जलापा है ना, जिसको हम लोग 4 o'clock प्लांट्स भी कहते हैं, इसमें लाल और सफ़ेद पुष्पों के संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सारे के सारे क्या प्राप्त होते हैं, गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो पेरेंट्स में लाल रंग के और सफ़ेद रंग के पुष्प थे, ये दोनों आपस में सम्मिश्रित होकर एक अलग ही गुण लेके आए, रंग लेके आए, गुलाबी रंग लेके आए। तो यह प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है, तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता के अंतर्गत जो है क्या होता है कि जब लाल और जो है सफ़ेद पुष्प को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो है सारे के सारे जो है पिंक पुष्प वाले या पिंक रंग वाले पुष्प प्राप्त होते हैं। लेकिन जब द्वितीय पीढ़ी का अध्ययन करते हैं तो इसमें एक रेड, दूसरा दो पिंक और फिर एक वाइट प्राप्त होता है। चलिए, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक शुद्ध लाल रंग के पुष्प वाले पौधे कैपिटल RR का संकरण एक शुद्ध सफ़ेद रंग के पुष्प वाले यानी स्मॉल RR के साथ कराया जाता है तो मेंडल के अनुसार F1 पीढ़ी में सभी फूल लाल रंग के होने चाहिए थे। यह कौन सा नियम कहता है, प्रभाविता का नियम कहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, अपूर्ण प्रभाविता के कारण क्या होता है, F1 पीढ़ी में सभी फूल ना तो लाल होते हैं और ना ही सफ़ेद होते हैं, बल्कि वे क्या हो जाते हैं, सारे के सारे गुलाबी हो जाते हैं। अब जब F2 पीढ़ी के में हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन्स को देखते हैं, स्वपरागण के पात देखते हैं, जब इन फूलों यानी गुलाबी फूलों के पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है ना, तो क्या होता है, F2 में लाल, गुलाबी और सफ़ेद जो 1:2:1 में उत्पन्न होते हैं। मतलब एक लाल प्राप्त होते हैं, एक दो गुलाबी फूल वाले जो हैं प्राप्त होते हैं और एक सफ़ेद पुष्प वाले रंग प्राप्त होते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, रक्त के क्या कार्य हैं। देखिए, रक्त को अगर देखा जाए वैज्ञानिक तौर पर तो रक्त हमारे धमनी और शिराओं में बहते हैं और यह एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यह शरीर के लगभग सभी अंगों और तंत्रों को आपस में जोड़ने का काम करता है और इन्हें आधार प्रदान करता है। इसीलिए हम लोग इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, यानी ब्लड को हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं।
क्योंकि हमारे शरीर में यह विभिन्न प्रकार के अंगों तंत्रों को आपस में जोड़ने का काम करता है। रक्त का जो अध्ययन है या उससे जुड़ी बीमारियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। अब आइए जानते हैं इनके कौन कौन से कार्य होते हैं। जैसे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना होता है, यह फेफड़ों से ऑक्सीजन और पाचन तंत्र से पोषक तत्वों को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मतलब इनका काम जो होता है वह गैसों का आदान प्रदान करना होता है और पोषक तत्वों को भी क्या करना है, यह शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन, यानी जो हमारे शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के दौरान जो बनते हैं विषाक्त चीज़ें, है ना, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इनको बाहर निकालने के लिए जो है ना उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, काम आते हैं और इन्हें जो ब्लड होते हैं उत्सर्जी अंगों तक उन्हें पहुंचाया जाता है। अगला देखें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी ये काम आते हैं। इसमें मौजूद जो श्वेत रक्त कण होते हैं या श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, आपके वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, संक्रमण और बीमारी से लड़ती हैं। उसके बाद देखें तापमान नियंत्रण में काम आती हैं। यह शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लड का जो है देखा फंक्शंस क्या होता है। अगला देखें जो दोहरा निषेचन है, इससे आप क्या समझते हैं, डबल फर्टिलाइजेशंस क्या होता है। देखिए दोहरा निषेचन जो है आपके आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्मिक जिसमें पुष्प लगते हैं उनकी एक विशेषता है, जिसमें दो नर युग्मक की भागीदारी होती है। यानी कि यहाँ पर मिलान तो होगा लेकिन यहाँ पर 2 बार मिलान होगा। जैसे पहला नर युग्मक क्या होता है, पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर के डायप्लॉइड जायगोट बनाता है जो बाद में भ्रूण बनते हैं। दूसरा मिलान जो होता है, नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रों से मिलते हैं और ट्राइप्लॉइड प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करता है। यानी पहला नर युग्मक किससे मिला, अंड कोशिका से मिला, है ना, और दूसरा नर युग्मक किससे मिला, 2 ध्रुवीय केंद्रक से मिला और यहाँ पर क्या बना, भ्रूणपोष बना। तो आप लोगों से पूछा भी जाता है भ्रूणपोष, है ना, यानी एंडोस्पर्म्स 3N होते हैं, ट्राइप्लॉइड्स होते हैं जो भ्रूण को पोषण देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब पॉलिनेशंस की प्रक्रिया हो जाती है तो परागकण क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पर आते हैं और यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। और जो परागकण के अंदर में क्या होता है, जो जेनरेटिव सेल्स होते हैं, जेनरेटिव केंद्रक होते हैं, जनन केंद्रक होते हैं, वह क्या होते हैं, विभाजित होते हैं और यह जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब के रास्ते पहुँचते हैं इनके अंदर। और यहाँ पर 2 केंद्रक होते हैं। जो प्रथम नर केंद्रक होता है वह एग्स के साथ मिलते हैं और 2N यानी जाइगोट बनाते हैं। और यहाँ पर जो है द्वितीयक केंद्रक जो है मिलते हैं आपके सेकेंड मेल न्यूक्लियस जो है और बनाते हैं 3N यानी कि आपका ट्राइप्लॉइड संरचना बनाता है, एंडोस्पर्म्स बनाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो डबल फर्टिलाइजेशंस होते हैं, पहला फ्यूजन फर्स्ट मेल गैमेट्स का एक के साथ होता है, क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जो क्या होता है, सेकेंड मेल न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस होता है, वह किसके साथ मिलता है, आपके सेंट्रल सेल के साथ, पोलर के साथ मिलता है, तो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। तो यही क्या कहलाता है, दोहरा निषेचन कहलाता है। चलिए अब आइए जानते हैं मरुस्थलीय पौधों के अनुकूलन के बारे में। मरुस्थलीय पौधों के कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मरुस्थलीय पौधे को हम लोग जीरोफाइट्स कहते हैं, यानी एक ऐसे पौधे जो अत्यधिक गर्मी में
पानी की भारी कमी में और रेतीली मिट्टी में जीवित रहने के लिए अपने शरीर की बनावट और कार्यप्रणाली में विशेष एडाप्टेशंस विकसित करते हैं ताकि वह मरुस्थलीय इलाके में जिंदा रह सके। तो क्या होता है कि जो जीरोफाइट्स होते हैं यानी मरुस्थलीय पौधों के अनुकूलन में पानी की कमी को निपटाने के लिए मरुस्थलीय पौधों में ये अनुकूलन होते हैं। जैसे पत्तियां छोटी या कांटेनुमा संरचना में बदल जाती हैं, जिससे क्या होता है वाष्पोत्सर्जन कम होता है यानी ट्रांसवायरेशंस कम होता है। पानी कम है तो पत्तियां क्या करेंगी, पत्तियां भोजन बनाने का काम करती हैं, तो जब भोजन बनाने का काम करेंगी तो ट्रांसपायरेशंस करेगी। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर जो पत्तियां होती हैं वो कांटे में बदल जाती हैं और वाष्पोत्सर्जन भी क्या होता है इससे कम होता है। तना मांसल और स्पॉन्जी हो जाता है जो पानी को क्या करता है संग्रहित करता है, जैसे आपका नागफनी है। नेक्स्ट देखें, पौधों की सतह पर मोटी यानी थिक क्यूटिकल्स होती हैं और रंध्र कैसे होते हैं, धसे होते हैं। नेक्स्ट देखें, पानी की तलाश में इनकी जड़ें बहुत गहरी और फैली हुई होती हैं, यानी कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं इनमें जड़ ज़्यादा विकसित होते हैं, है ना। पत्तियां क्या कर जाती हैं, रिड्यूस कर जाती हैं, थीक लेयर हो जाती हैं पत्तियों पर, स्पाइनी हो जाती है क्योंकि पत्ती जो है रूपांतरित हो जाते हैं आपके कांटेनुमा संरचना में, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखें जैव विविधता के क्षति होने का क्या कारण है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो जैव विविधता है यानी बायोडाइवर्सिटी है इनका क्या अर्थ होता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवित पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु या सूक्ष्म जीव और उनके पारिस्थितिक तंत्रों की जो विविधता है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं हम लोग जहाँ रहते हैं हमारे चारों तरफ के पर्यावरण में या आवरण में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, उनमें पाए जाने वाली जो विविधता है, विभिन्नता है ना, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब हो गया वेराइटीज एंड वेरिएबिलिटी, पेड़ पौधे और जीव जंतु को अलग अलग वेराइटी, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यह कैसे क्षय हो रहा है, तो प्राकृतिक आवास का विनाश कर रहे हैं, जैसे बढ़ती मानव आबादी कृषि और शहरीकरण के लिए जंगल की कटाई कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो रहा है, हमारे जीव जंतु पशु पक्षी नष्ट हो रहे हैं। दूसरा, प्रदूषण की समस्याएं, औद्योगिक और रासायनिक कचरे से पर्यावरण और जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, इससे जो है जीवों को हास हो रहा है। अति दोहन से, प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल या शिकार करने से। नेक्स्ट देखें, विदेशी प्रजाति का प्रवेश से, यानी बाहरी प्रजातियों के आने से स्थानीय प्रजाति का विलुप्त होना या उन्हें खतरा पहुंचना होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर क्या किया जाए, किसी भी जैव पारिस्थितिक तंत्र को अगर हम लोग इन सारी चीज़ों से क्या करें, हम लोग मुक्त कर दें तो हमारा जैव विविधता बच सकता है, लेकिन अगर इन्हें किसी तरह से निरंतर रखा जाए तो हमारा जैव विविधता जो है क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो जैसे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, अगर आवास की क्षति हो जाएगी, ओवर एक्सप्लॉइटेशंस होगा, अति दोहन होगा, कोई विदेशी प्रजाति आ जाएगी यानी कि एलियन स्पीसीज आएगी, और सह विलुप्तता यानी को एक्सटेंशंस हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे जैव विविधता का नाश करते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एविल क्वार्टेट कहते हैं। तो ध्यान में रखना है एविल क्वार्टेट क्या होता है, आपकी परीक्षा में भी बहुत बार पूछे गए हैं। एविल क्वार्टेट से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे वैसे कारक जो हमारे जैव विविधता को हानि पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, जैसे आवास की क्षति तथा विखंडन, है ना, अति दोहन, विदेशी प्रजाति का प्रवेश और आपका सह विलुप्तता, ये सभी हमारे जैव विविधता को नष्ट करने या क्षय करने के विशिष्ट कारण हैं।
इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एविल क्वार्टेट कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखें, समजात अंग और असमजात अंग। ये तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा क्लास 10th में, है ना। यहाँ पर हम लोग जानेंगे असमजात अंग क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है। तो देखिए असमजात अंग, इसी को हम लोग समवर्ती अंग कहते हैं। वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन, संरचना तो अलग अलग होती हैं, लेकिन कार्य क्या होता है, समान होता है, और इसे ही हम लोग एक दूसरे का असमजात अंग कहते हैं। जैसे यह कन्वर्जेंट विकास को दर्शाता है। जैसे पक्षी और चमगादड़ के पंख दोनों उड़ने का ही काम करते हैं, लेकिन पक्षी के पंखों का आधार पंख के पर यानी फीदर्स होते हैं, लेकिन चमगादड़ के पंख त्वचा यानी कि पेटेजियम्स और उंगलियों के बीच की झिल्लियाँ होती हैं। यानी ये दोनों क्या होती हैं, उत्पत्ति और संरचनात्मक दृष्टिकोण से तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका कार्य क्या होता है, समान होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, असमजात अंग कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत क्या है, वायुमंडल पर इसका प्रभाव लिखें। देखिए ओजोन परत जो होता है हमारे वायुमंडल का एक परत होता है। ये वायुमंडलीय परत जो हमारे ओजोन परत हमारे पृथ्वी के समताप मंडल में पाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है, तो कहेंगे समताप मंडल में पाया जाता है। में मौजूद सुरक्षात्मक गैस की एक परत होती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। यानी कि ओजोन परत जो होती है हमारे वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रकार की परत होती हैं समताप मंडल, जो क्या करती हैं, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को, परावैंगनिक किरणों को क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। अब आइए जानते हैं इनके प्रभाव क्या हैं। अगर ओजोन परत ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा मनुष्यों पर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों पर। तो यह परत जो है इंसानों को त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से बचाती हैं। साथ ही यह पृथ्वी के तापमान और पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर बनाने रखने में मदद करती है। नेक्स्ट सवाल है, जैव चोरी पर संक्षिप्त विवरण दें। जैव चोरी को हम लोग बायोप्रेसी भी कहते हैं। तो जैव चोरी का क्या अर्थ होता है कि जब किसी बहुराष्ट्र कंपनी या अन्य देशों द्वारा किसी देश या क्षेत्र के जैविक संसाधन जैसे पौधे, जंतु या सूक्ष्मजीव और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान का उचित अनुमति किए बिना, यानी कि बिना उचित अनुमति के मुआवजे के व्यावसायिक उपयोग करना ही क्या कहलाता है, जैव चोरी कहलाता है। यानी कि अगर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है या कोई अन्य देश है, वो किसी भी देश में जा कर के वहाँ के जैविक संसाधन को क्या करता है, उनका उपयोग करता है बिना किसी वहाँ के प्रशासनिक अनुमति के, तो इसको हम लोग जैव चोरी कहते हैं। जैसे भारत के बासमती चावल, नीम और हल्दी के औषधीय गुणों का जो पेटेंट है वह विदेशी कंपनी द्वारा कराने का प्रयास किया जाना जैव चोरी का प्रमुख उदाहरण है। अनुकूलन किसी जीव की शारीरिक और व्यवहारिक विशेषता होती हैं जो उसे अपने परिवेश, प्राकृतिक आवास में जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करती हैं। यानी अनुकूलन क्या होता है, किसी भी जीवों का अपना एक गुण होता है जो उसे अपने परिवेश में रहने के लिए अनुकूलित करता है, साथ ही साथ प्रजनन में मदद करता है। जैसे ऊँट है, ऊँट रहते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो इनके पैर क्या हो जाते हैं, गद्देदार हो जाते हैं। और चूंकि ये गर्म रेत पर चलते हैं और इनके पैर गद्देदार हो जाते हैं और कुबर में वसा संचित होता है ताकि पानी की जो कमी है उनको किसी न किसी रूप से पूरा किया जा सके। और चूंकि पानी की जो संचित की व्यवस्था होती है, संचय की व्यवस्था होती है,
वह काफ़ी अधिक पानी स्टोर कर सकते हैं अपने शरीर में, है ना। उसके बाद देखिए पोलर बियर्स हैं, अत्यधिक ठंड से बचने के लिए उनके शरीर पर मोटे सफ़ेद बाल हो जाते हैं और त्वचा के नीचे वचा की यानी फैट की मोटी परत हो जाती है ताकि ठंड से क्या हो सके, बच सके। नेक्स्ट देखिए बाह्य स्थानीय संरक्षण, है ना। यहाँ पर ex-situ कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं? ex-situ कंजर्वेशन क्या होता है? यह जैव विविधता के संरक्षण का एक मेथड्स होता है जिसमें विलुप्तकाय या संकटग्रस्त पौधे और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर विशेष रूप से संरक्षित मानव निर्मित पर्यावरण में रखा जाता है। अगर किसी भी जीवों को खतरा है तो उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से निकालते हैं और फिर उन्हें क्या करते हैं, खुद के मनुष्य के द्वारा बनाए गए आवास में रखते हैं, तो इससे उन्हें सुरक्षा मिलती है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन्स, जीन बैंक, है ना, ये सब के सब क्या हैं, सीड बैंक, ये सब क्या हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण के एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए जानते हैं जल परागन के अनुकूलन। तो इसमें क्या है कि जल परागन जिन पुष्पों में होते हैं, जैसे आपके वेलिजनेरिया में होते हैं, हार्डिला में होते हैं, इनमें अलग अलग प्रकार के अनुकूलन होते हैं। जैसे परागकण हल्के होंगे, जलरोधी होंगे, यानी कि जल पर क्या होगा, किसी प्रकार का म्यूसिलेजिनस लेयर होगा ताकि वे पानी से नहीं भीग पाए। उसके बाद है कि नर पुष्प या परागकण पानी की सतह पर तैरकर मादा पुष्पों तक पहुंचते हैं। मादा पुष्प लंबे डंठल वाले होते हैं जो पानी की सतह पर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखें प्रारंभिक कूट या समापन कूट का नाम बताना है। तो प्रारंभिक कूट में याद रखना है आपको AUG, जिसको मिथायोनिन कहा जाता है, और समापन कोडॉन में याद रखना है UAA, UAG और UGA। तो आज हम लोगों ने देखा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके बिहार बोर्ड के प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, तो ये आप इसको रिवीजन क्लास के तौर पर रख सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।